नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी। मुद्दा आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। हम साउथ की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, बट उसके साथ साउथ की पॉलिटिक्स के साथ डोनाल्ड डू का क्या कनेक्शन है? डोनाल्ड डू वही हाँ, जो फेमस रिजीम चेंज एक्सपर्ट थे, बाइडेन गवर्नमेंट के फेवरेट टॉम बॉय टाइप में थे। जहाँ जाते थे वहाँ पे कलेश लेकर आते थे। जहाँ जाते थे वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स या फिर कोई ना कोई रायट्स या कोई ना कोई एथनिक क्लिंजिंग के मैटर्स उठते थे। नेवर ही इज नेवर बीन इन गुड बुक्स। जैसे बोलते हैं ना, डेविल ऑन द मूव, ही वाज अ डेविल ऑन द मूव, टू बी इन शॉर्ट। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ही एक्चुअली रेजोनेट्स दैट पर्सनालिटी फॉर द रीजन। उनके, अगर मैं कहूँ कि उनके हाथ पे लाखों लोगों, लाखों का खून है, तो गलत नहीं होगा। नाउ डोनाल्ड डू अचानक से तमिलनाडु पहुंच गए थे। खैर चलिए, वो भी बात हो गई। अचानक से इतनी सारी चीजें तमिलनाडु में होने लगी कि सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा कैसे हुआ है अचानक से। एक आगे बढ़ने से पहले शिवम जुड़े हमारे साथ। रिमेंबर, तमिलनाडु में तमिल एलम की बात चलती थी, मतलब सेपरेट कंट्री फॉर द तमिलियंस। और इसको कहाँ से मॉनिटर और कहाँ से स्टीयर किया जाता था, कहाँ से मैन्यूवर किया जाता था इस पूरे मूवमेंट को, वो था नॉर्वे। एंड इंस्ट्रूमेंट कौन था? चर्चेस थे, जो तमिलनाडु में आज की डेट में हर गली मोहल्ले में निकल रहे हैं, चाहे वो उतनी पॉपुलेशन हो या ना हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्ट। जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु की जो राजनीति है वो धीरे धीरे बदल रही और वो एक तरीके से नेगेटिव जो वे है उसकी तरफ वो भारतीय राजनीति है उसे लेकर जा रही है। तमिलनाडु अब तक शांत था। अब तक जो भी बात हो रही थी उत्तर भारत में किस तरीके से राजनीति चल रही है उसी पर अक्सर हमारा ध्यान रहता था, लेकिन अब ध्यान दक्षिण की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। खासकर अब तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाले हैं और जिस तरीके से जिन मुद्दों को हवा दी जा रही है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तीन बड़े मुद्दे हैं जिन्हें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके उठा रही है। सबसे पहला तीन भाषा फॉर्मूला, डिलिमिटेशन, और जिस तरीके से एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उन्होंने हिंदुओं को जो गाली देने का एक तरीके से बीड़ा उठाया हुआ। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि एक डिससेटिस्फेक्शन, एक रिजेंटमेंट पूरे के पूरे समाज, पूरे दक्षिण भारत के अंदर खड़ा करने का प्रयास। कहां से आया ये एकदम से, कहां से ये तीन चीजें आ गई? राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तो बहुत दिन पहले पास हो गई थी। जो डिलिमिटेशन है ये तो सबको पता था कि 2026 में आना ही आना है, लेकिन अचानक से ये बातें कहां से उठ के आ गई कि भैया ये मुद्दे अभी उठाने हैं। अब भैया जब राष्ट्रीय ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 के आसपास आई थी, आप तब क्यों नहीं बोले थे? जो सरकार ने उसमें तीन भाषा फॉर्मूला दिया था, आप तब क्यों नहीं बोले थे कि भैया डिलिमिटेशन आने वाला है? और पहले ही सरकार से बात करके क्यों नहीं रखी? अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है डोनाल्ड लू। चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कि वो दक्षिण भारत का दौरा करके गया था, उत्तर भारत में भी कई जगह आया था। हमने देखा बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स थे जो चंद्रबाबू नायडू से मिले थे, हमने देखा उमर अब्दुल्ला से मिले थे, उस दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव थे सब कुछ। हमने उसका असर चुनाव के अंदर भी देखा, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं था, वो कुछ ऐसा बीज बोकर गया भारतीय राजनीति के अंदर जो चुनाव के बाद भी असर डाले, क्योंकि वो लोग एक घोड़े पे बैट नहीं लगाते, वो मल्टीपल घोड़े पे लगाते। हो सकता है कि एक हार जाए लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अब जो वो बेट है वो दक्षिण भारत से उन्होंने जो चली है उसके चलने का काम किया जा रहा है। डोनाल्ड लू दक्षिण में गया था, तमिलनाडु में गया था। उसने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि तमिलनाडु और अमेरिका के संबंध बेहतर हो। मतलब अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर होने चाहिए थे, देश के देश से अच्छे संबंध होने चाहिए थे। भारत के एक राज्य के अमेरिका से बेहतर संबंध होंगे, ये तो मैंने पहली बार सुना था, और जब भी सुना तो बहुत बेहतर तो नहीं लगा। आपने बिल्कुल सही कहा, दक्षिण में एक तरीके से एक मूवमेंट चलता था, एलटीटीई। कहां से सपोर्ट मिलता था? नॉर्वे से सपोर्ट मिलता था। बिल्कुल आपने सही कहा। बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत के अंदर अलग अलग मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं आग लगाई जाए, उत्तर दक्षिण किया जाए, जाति किया जाए, भाषा किया जाए, पहनावा किया जाए, धर्म किया जाए। हर वो प्रयास है जो अभी जो लेटेस्ट है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है वो है भाषा और उत्तर दक्षिण। एक मुद्दा इस्तेमाल कर दो को इग्नाइट किया जा सकता है। जो पहला मुद्दा जो ये उठाया जा रहा है कि भाषा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? नहीं, वो ये कह रही है कि तीन भाषा के ऊपर काम होना चाहिए, यानी छात्र है उसे तीन भाषाएं पढ़नी हो। अपनी लोकल भाषा वो पढ़ सकता है, उसके अलावा इंग्लिश वो पढ़ सकता है, और एक कोई तीसरी भारतीय भाषा वो पढ़ सकता है। कोई भी तीसरी भारतीय भाषा पढ़ सकता है। वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, असमी, पंजाबी, डोगरी, कुछ भी पढ़ सकता है। कई बाध्यता नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर हिंदी भाषा ही पढ़नी है। लेकिन जिस तरीके से उसे हिंदी बनाम तमिल बनाया जा रहा है दक्षिण के अंदर, जिस तरीके से उसे उत्तर भारतीय वर्सेस दक्षिण भारतीय बनाया जा रहा है दक्षिण के अंदर, ये दर्शाता है कि वो जो बीज बोके गए हैं वो भाषा के आधार पर उसे पनपाया जा रहा है। जो ये बात कर रहे हैं दक्षिण वाल ये आपका स्टालिन साहब
कि भैया हम इससे सहमत नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय एजुकेशन नीति के साथ सहमति जताई थी। पीएम श्री स्कूलों को वहां चलाने की अनुमति दी थी। बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से कनिमोझी गई थी और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो गए थे, सिग्नेचर हुए थे। लेकिन अब पीछे हट गए हैं क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया संसद के अंदर। आपने बिल्कुल सही लगाया था सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई खुद कहते हैं मुझे 3 भाषाएं आती हैं। मुझे तमिल आती है, मुझे इंग्लिश आती है और मैंने हिंदी भी सीखी है। जो ये विरोध हिंदी के नाम पर हिंदू हिंदुस्तान का किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीनों सिनोनिम है और यही 3 भारत में चलने चाहिए, बिल्कुल नहीं चलने, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप हिंदू का भी विरोध कर रहे हैं और हिंदुस्तान का भी कर रहे हैं, और जो एजेंडा है उस डोनाल्ड लू का, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। आप हिंदी सीखे बिना, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी सीखे ही, लेकिन सीखे बिना आज के समय में भारत में काम नहीं चल सकता। एक बड़ा वर्ग है जो आज हिंदी को सीख रहा है, तमिलनाडु के अंदर भी सीख रहा है। बहुत लोग एक्नॉलेज नहीं करते, डर के मारे, इन द्रविडियन पॉलिटिक्स की वजह से। जिस तरह की गुंडागर्दी है वहां के अंदर करते हैं, इसलिए वो डरता है। आप ये बताइए तमिलनाडु के अंदर कितना बड़ा भारतीय वर्ग आज वहां रह रहा है। चेन्नई जो आईटी सिटी है उसमें उत्तर भारत के कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर भारत से बहुत बड़ा वर्ग है जो वहां जाकर काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री में, आईटी में, हर जगह काम कर रहा है। तो आप किस तरीके से उत्तर और दक्षिण को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है, कहीं नहीं लिखा कि भैया राष्ट्रीय एजुकेशन नीति में हिंदी ही सीखनी है आपको तीसरी भाषा, लेकिन अपने एजेंडा को बढ़ाया जा रहा है। और जब वो एक्सपोज होते हैं संसद के अंदर तो उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। और ये बात करते हैं जो ये डीएमके वाले हैं, ये पेरियार को अपना नेता मानते हैं। वही पेरियार जो अपनी बेटी के साथ विवाह कर लिया था, वही पेरियार कहता था कि तमिलनाडु जो तमिल भाषा है वो भद्दी भाषा है, अब्यूजिव भाषा है, उसको वो गाली देता था। क्यों? अंग्रेजों के साथ था मिला हुआ, अंग्रेजों की तरफ से पूरा का पूरा प्रमोट करता था चर्च के एजेंडा को। उसी तमिल को ये गाली देता था जो व्यक्ति। आपको वो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी तमिल भाषा को प्रमोट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से तमिल संगम कराया उन्होंने वाराणसी के अंदर, आपको वो बुरा लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी लोकल राजनीति को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उदय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हो रहा है। क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से पहले सिंगल डिजिट में वोट शेयर बीजेपी का आता था, अब डबल डिजिट में आ रहा है। इसके माध्यम से ना ही सिर्फ डोनाल्ड लू के एजेंडे को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही एक नैरेटिव पूरे तमिलनाडु में क्रिएट करने का प्रयास है कि भैया देखिए हिंदी भाषी भारतीय जनता पार्टी यहां आ जाएगी और तमिल भाषा को खत्म कर देगी। मेरा सवाल इनसे सिर्फ एक है, क्या आज के समय में किसी भाषा को खत्म किया जा सकता है क्या? ट्रांसलेटर है सबके हाथ में। मैं बड़े आराम से मैं हिंदी में बोल के तमिल में कन्वर्ट कर सकता हूं, तमिल में बोल के हिंदी में कन्वर्ट कर सकता हूं। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी अपने भाषण देते हैं हिंदी में और तमिल में ट्रांसलेट होकर वो विद इन सेकेंड्स पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। आज के समय में किसी भाषा को खत्म करना इतना आसान है। वापस से ये चाहते हैं जो 1950-1960 का दौर था, जब भाषा के आधार पर इन्होंने पूरे दक्षिण भारत में आग लगाई थी, ये वापस से वही खड़ा करना चाह रहे हैं, वही फ्रेगमेंटेशन समाज के अंदर लाना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। लेकिन इन्हीं के एक साथी हैं, दक्षिण से आते हैं, चंद्रबाबू नायडू, मतलब राजनीतिक साथी नहीं है लेकिन दक्षिण से आते हैं। उन्होंने क्या कहा? 3 भाषा, मैं तो अपने लोगों को 10 सिखाऊंगा, मैं तो फ्रेंच भी सिखाऊंगा, जर्मन भी सिखाऊंगा, सारी भाषाएं सीखो। जरूरी है। ये बात होती है इंटीग्रेशन की, ये बात होती है स्किल डेवलपमेंट की। जी गायत्री। एक चीज और है जो थोड़ा साइड पॉइंट है, पर मैंने कहा मैं भूल ना जाऊं। कहा जाता है बच्चों को बचपन से जितनी भाषाएं सिखाओ उतना उनका ब्रेन वायरिंग स्ट्रांग होता है। एंड देयर आर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स डन, और उनको प्रूव किया गया बाकायदा कि आप बच्चों को जब ज्यादा लैंग्वेज सिखाते हो तो उनका ब्रेन ज्यादा वायरिंग करता है और ज्यादा मल्टीपल फंक्शनिंग करता है। तो इनको दिक्कत क्या होनी चाहिए? और अभी जो मैंने दिखाया आज की डेट में तमिल सीखने में, एक्सेप्ट फॉर ओडिया एंड दिस वन, ओडिया एंड मराठी, बाकी सारी लैंग्वेजेस बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। नीट के एग्जाम में देख लीजिए 2019 से लेकर 2024 तक हिंदी में बढ़ा है, बंगाली में बढ़ा है, गुजराती हैज बीन मोर और लेस स्टेबल, बट तमिल में भी बढ़ा है। तो दिक्कत किस बात की है? दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ रीजन टू क्रिएट chaos, सिंपल एज दैट। जी गायत्री जी, मेरी एक बात बताइए, 2018-2019 के अंदर तमिल मीडियम के स्टूडेंट 54% थे, इंग्लिश के 45% थे। आज वो संख्या 54 से 36 आ गई है और इंग्लिश की 45 से 63 पहुंच गई है। मेरा सवाल यह है कि क्या इंग्लिश नहीं खा रही तमिल भाषा को? अब कहां आपका तमिल का संरक्षण चला जाता है? भैया हिंदी ही है जो तमिल को खा जाएगी, इंग्लिश नहीं खा रही। इंग्लिश मीडियम नहीं हो रहे, क्यों तमिल भाषा में लोग नहीं पढ़ रहे? आप एक्चुअली आप फोकस कर रहे हो जहां पर वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। थोड़ा फोकस बदलिए।
थोड़ा इधर आइए। वो डिवाइड करना चाह रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, मैं उसी इट बात हैज की बात कर रहा हूं, मैं उसी डीएमके बात की बात कर रहा हूं। हमेशा से हिंदी लैंग्वेज को यूज करके जिंदा हुई है। अगर आप देखें डीएमके और एआईएडीएमके हिंदी लैंग्वेज को के अगेंस्ट में इन्होंने इंदिरा गांधी और बाकी सब एक इतिहास रहा है जवाहरलाल कि के कैसे टाइम। हाँ हिंदी के अगेंस्ट में इन्होंने वो किया। हम नहीं कह रहे कि आप हिंदी सीखो, किसने बोला आप हिंदी सीखो? आप गुजराती सीखो, आप आसामीज सीख लो, आप कन्नड़ सीख लो। आपके अंदर घृणा तो इतनी है कि कन्नड़ भी बोलने वाला तमिल में अगर चला जाता है तो उनके अगेंस्ट में भी आप पे नाम से जाते हैं। इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज एंड इट इज जिसको बोलते हैं ना डिवाइडिंग लाइंस। डोनाल्ड लो इनके दिमाग में डाल के गए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ही नहीं। गायत्री लैंग्वेज जी के मैं हम वही कह रहा कितनी हूँ। सारी मूवीज, बाहुबली वाज नॉट इन हिंदी। उसको उसको हमने उस भाषा में भी देखा जिसमें वो बनी है और उसको ट्रांसलेटेड भाषा में भी देखा है। जी। मेरा सवाल ये है, इन्हें भाषा का विरोध है, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा था। मैंने कहा अगर आपको भाषा से विरोध है तो भैया दूसरी भाषाएं भी तो आपको खा रही हैं, लेकिन क्योंकि आपको हिंदी को ही खराब दिखाना है, ये बात थी। पहली बात, एम के स्टालिन के जो पिता थे कहाँ के थे? वो तमिल नहीं है, वो कन्नड़ी का है। जो आपके रजनीकांत है वो तमिल नहीं है, वो मराठी है। तो किस तरीके से जो बड़े बड़े आइकन आज के समय में तमिलनाडु में है, वो तो तमिलनाडु के थे ही नहीं, वो तो सारे दूसरे राज्य से आए हैं। तो भैया उन्हें भी उठा के बाहर फेंक दो क्योंकि वो दूसरी भाषा के हैं। और इसलिए बार बार जो वो ये पूरा का पूरा एजेंडा जानबूझ के भाषा का इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि एक डिवाइड, एक ये दर्शाया जाए कि हम आपसे अलग हैं, दक्षिण भारत उत्तर भारत अलग है। और वो इनके दिमाग में जो व्यक्ति फिट करके गया है इस एजेंडा को कि आप इसका इस्तेमाल करो, आपकी राजनीति को फायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से अब खबरें ये आ रही हैं कि एआईएडीएम के विजय और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ आ गई, अभी तक इनके सामने कोई विपक्ष नहीं था, दो सरकारें चल रही थी इनकी और बेहतर तरीके से चर्च को प्रमोट कर रहे थे अपने अंदर। हमने बाकायदा एक वीडियो भी की है किस तरीके से वहां पे ड्रग का जो पैसा है वो प्रेवलेंट है, कौन कौन उसे सपोर्ट कर रहा है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है, किस तरीके से हिंदुइज्म को दबाया जाए और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाए, किसके बिहेस्ट पे, वो सबको पता है। वो हो रहा था वहां पर। लेकिन और ये लग रहा था कि 2 साल से सत्ता चल रही है, जयललिता चली गई है, 2 टर्म से चल रही है, ऐसी चलती रहेगी और उनका हम यहाँ एजेंडा फुलफिल करते रहेंगे और उसको प्रमोट करेंगे यहाँ से पूरे दक्षिण भारत के अंदर। लेकिन अब लग रहा है कि अगर ये 3 पार्टियां एक साथ आ गई तो झटका लग जाएगा। उसके बाद अगर हम चले गए तो हम इतने कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है, ये तो वैक्यूम का फायदा उठा के डीएमके खड़ी हो गई, स्टालिन। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ, तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और उसमें अन्नामलाई जैसा नेता हो, थलापति विजय जैसा हो और एआईएडीएमके का वोट बैंक हो, तो उसके बाद हमें दिक्कत हो जाएगी, हम कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। इन 5-7 सालों में एक ऑल्टरनेट लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। और जो वो उदयनिधि स्टालिन है जो भारत को, उत्तर भारतीयों को और हिंदुओं को जो गाली दे रहा था, वो शायद उसके लिए स्थिति खराब हो जाएगी। और जिनका ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका ये प्रोग्राम वहां पर चला रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिक्कत है, इसलिए पूरे के पूरे डिवाइड को भाषा के आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर। मुझे याद है आपके साथ एक वीडियो किया था आज से साल भर पहले, मैंने कहा कोई बात नहीं कर रहा, अभी डिलिमिटेशन पे बात होगी, डिलिमिटेशन पे इस देश में आग लगाई जाएगी। और वो हो रहा है, वो किया जा रहा है। इसलिए बार बार ये बात उठती है, इसलिए कहा जा रहा है कि फोकस कीजिए क्यों हो रहा है। डिलिमिटेशन एक सरकारी प्रोसेस है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस नहीं है। 4 बार हो चुका है, 53, 63, 73 और 2002 में। वो बीजेपी ने नहीं किया था, अलग अलग सरकारें थी, उन सब ने किया था। सीटें बढ़ती आई हैं, प्रपोर्शन में बढ़ेंगी। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों की आबादी ज्यादा है भैया, उन्हें ज्यादा सीट हो जाएंगी, हमें कम हो जाएंगी। उसके कारण है, समझना पड़ेगा। भारत की आजादी के बाद ज्यादातर इंडस्ट्रीज को जानबूझ के दक्षिण में लगाया गया सिक्योरिटी के कारण। जहां पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है वहां पर बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट गिर जाता है। आजादी के पहले भी बहुत सारे राजाओं ने वहां प्रयास किया था उस मेनेस को, जो ओवर पॉपुलेशन है, उसे कंट्रोल करने के लिए वहां प्रोग्राम चलाए गए थे। इसलिए दक्षिण भारत की आबादी कम रह गई, उत्तर भारत की नहीं रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन देर में आया क्योंकि यहाँ विदेशी आक्रांता ज्यादा हमला करते थे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उत्तर भारत में इलीगल इमिग्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ की आबादी ज्यादा है। क्योंकि बंगाल और पाकिस्तान और ये सब जो इलाका लगा है, ये सारा पहले उत्तर भारत के अंदर आता है, इसलिए यहाँ का फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है, यहाँ की आबादी भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने, उत्तर भारतीयों ने जानबूझ के भैया मेरा ज्यादा एमपी हो जाएंगे तो हम ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं, वो नहीं था। लेकिन उसे किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स ज्यादा बढ़ते हैं, उत्तर भारतीय कम बढ़ते हैं। अरे बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो गुड़गांव में काम कर रही हैं, गुड़गांव में फैक्ट्री लगी है, वहां गाड़ी बनती है, रजिस्टर वो चेन्नई में है, जीएसटी चेन्नई में जाके जमा करती है। तो ऐसा लगता है कि भैया उत्तर भारतीय ज्यादा पैसा कमा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर भारत भी अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। बहुत सी कंपनी उत्तर भारत की दक्षिण में रजिस्टर हो जाती है टैक्सेस वगैरह के कारण से।
ये सहूलियत के कारण से। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनियां दक्षिण की हैं। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कुतर्क है जो इनकी तरफ से दिए जाते हैं उस डिवाइड को वाइडन अप करने के लिए कि बच्चे ज्यादा पैदा हैं, हम ज्यादा कमाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जब एनालाइज करेंगे। मेरा तो सवाल ये है, आप बहुत पैसा कमाते होंगे, कर्जा कितना है? 9 लाख करोड़ का कर्जा है आज तमिलनाडु के ऊपर। उसकी बात क्यों नहीं करते स्टालिन? क्योंकि वो एजेंडा में फिट नहीं होता, क्योंकि वो डिवाइड क्रिएट करने में वो सहूलियत नहीं आती, फिर ये काउंटर पॉइंट खड़े हो जाते। पहले इन्होंने शुरू किया हिंदुओं को गाली देने से, वो चला नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो हिंदू समाज है वो हो सकता है पॉलिटिकली किधर भी जाता हो, डीएमके एडीएमके ये करता हो वो करता हो, लेकिन आज वो ज्यादा धार्मिक है उत्तर भारतीयों से। आप चले जाइए दक्षिण के किसी भी मंदिर के अंदर, वहां पे वो ट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर पाया जो आज से कुछ समय पहले करता होगा। वो समाज धीरे धीरे खड़ा होने लगा और वो दिखाई ने बीजेपी के वोट शेयर के अंदर। इसके बाद इन्होंने कहा नहीं यार, अगर ऐसे तो गाली देंगे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता चला जाएगा। फिर इन्होंने कहा भैया वो लू साहब वो नई स्क्रिप्ट भेजो। इन्होंने कहा वो डिलिमिटेशन आने वाला है जी 21-26 में, उसे पढ़ो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 4 साल पहले थी वो नहीं दिखाई दी, अब दिखाई दे रही है चुनाव से पहले। अब उसे बोलना शुरू कर दिया। इसलिए ये स्क्रिप्टेड है और कुछ नहीं है। और बात यह है कांग्रेस इसमें बोल नहीं सकती, वरना कांग्रेस खुल के बोले ना, साथी हो आप तमिलनाडु में उनके, आप बोलो कि भैया डिलिमिटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस खुल के पक्ष रखे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कांग्रेस खुल के कहे कि भैया हमारा क्या पक्ष है, नहीं बोलेगी। पीछे से चाबी वही भर रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तुम करो, तुम्हारा कहीं और स्टेक है नहीं, तमिलनाडु के अंदर अंदर है, इस माहौल को बढ़ाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, अलग अलग नाटक करो। तो कांग्रेस भी उतनी ही इसमें इन्वॉल्व है जितनी डीएमके या कोई तीसरी पार्टी है। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि जो बार बार ये ऑपरेशन चलते हैं, कभी मणिपुर के अंदर, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास है। आज वो दक्षिण भारत से प्रयास है, आज प्रयास है उस तमिलनाडु से। और हमें पता है कि केरल में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पीएफआई जैसे संगठन मजबूत हो रहे हैं, वहां पे अलग तरीके से उस चीज को बढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक में अलग तरीके से, हर एक राज्य को अलग अलग उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, एक हॉटस्पॉट बनाओ और उसे प्रमोट करो। क्या पता ये ट्रैक्शन पकड़ जाए, क्या पता ये पकड़ जाए, क्या ये पता ये पकड़ जाए, जब चाहे जिस चीज को इग्नाइट कर दो। ये प्रयास है दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक। जी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मेरे व्यूअर हमारे व्यूअर्स के लिए, मैं ये एग्जांपल तीसरी या चौथी बार दे रही हूँ। जब जलियांवाला बाग केस हुआ था तो वहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि अंग्रेज बाहर से लेकर आए थे सेना के जवानों को, जिन्होंने निहत्थे बूढ़े बच्चे और महिलाओं पर गोलियां चला दी थी, थे तो यहीं गई। तो डोनाल्ड लू को तो सिर्फ आने की जरूरत है, डीएमके या बाकी पार्टीज या जो भी पार्टीज है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हो सकता है वो हो सकता है नहीं हो, हाँ तो उनको कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इतने लालची लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बस उनको फ्रैगमेंटेशन चाहिए। हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें लाइनें तलाशना बड़ा आसान हो जाता है इन लोगों के लिए, उसमें वीक पॉइंट्स ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। चाइना में एक कहावत है, स्ट्रैंगल द एनिमी विद देयर ओन वीकनेसेस और विद देयर ओन डिवाइड एंड रूल। उन्हीं की रस्सी से जो हमारी ये क्या है, हमारा नेटवर्क है, हमारा इतना बढ़िया डाइवर्स सिस्टम है, तो उसमें वीकनेस कहीं ना कहीं तो मिलेगी, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे कल्चर की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसी से गला दबाओ सिस्टम का और फिर अपना काम निकलवाओ। एंड डोनाल्ड लू को बस आने की जरूरत थी, यहाँ पर तो बैठे हुए थे चांदी की थाली में आरती उतारने के लिए उनकी। जी शिवम। गायत्री जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है कई बार उन्हें पता भी ना हो उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो। मान लीजिए हो सकता है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात ना हुई हो या किसी ऐसे लीडरशिप पोजीशन से ना हुई हो, अधिकारियों को नीचे से इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो कि इस तरह का इनपुट आप वहां तक पहुंचाइए। ये बहुत चीजें एक तरीके से नेट होता है, पूरा क्लोज नेट होता है, जिसका जो सिस्टम में घुस के सिस्टम का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ चीजों को खड़ा करता है। लेकिन ये जिम्मेदारी भारतीय सिस्टम हो, वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे केंद्र स्तर की हो, पूरी की पूरी एजेंसीज हो, सिस्टम हो, इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए। होता क्या है कि जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, इसका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। किसान आंदोलन से लेकर सीए तक कोई भी उठा लीजिए, वो जब जनता बोलती है, हम जैसे लोग हैं वो पूरा एक्सपोज कर देंगे। जब साल 2 साल हम इस पे बात करते होंगे तब जाके संसद में कहेंगे हाँ जी ये ऐसा हो रहा है। अब बोल रहे हैं जॉर्ज सोरोस हम 3 साल से बोल रहे हैं, अब पता लगाए। अरे जॉर्ज सोरोस ने खुद बोल दिया 2 साल पहले, मैंने भैया $1 बिलियन दिया है। अब जाके मंत्री जी बोल रहे हैं, क्यों? उन्हें पता लग गया अब सरकार बन गई है, 5 साल टेंशन नहीं है, अब बोल सकते हैं, तब बोल रहे हैं। अरे भैया आपको ये 2 साल पहले बोलना था, 240 के 340 तब होते, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की रेल बात आपको आपको बोलनी थी, क्यों नहीं बोल रहे थे? रेल की हड्डी लाना बहुत जरूरी है, उसको हेड ऑन लेना बहुत जरूरी है, ऑफेंस डिफेंस खेलना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आपके ऊपर एनिमी अटैक करे, आपको अपनी सुरक्षा और उसके ऊपर पैरेलली अटैक की तैयारी रखनी चाहिए। खैर अभी हम
धीरे-धीरे उस चीज़ के लिए भी गियर अप कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। बड़ी अच्छी-अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।